नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मास्टरी लर्निंग लिटरेचर की इस वीडियो में, जहां आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में लिखी पहली इंग्लिश नॉवल जिसका नाम है राजमोहन्स वाइफ। इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इस वीडियो में हम राजमोहन्स वाइफ नॉवल की हिंदी में समरी, डिटेल एनालिसिस और कुछ बहुत जरूरी एग्जाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो आइए, लेट्स बिगिन, लेट्स मास्टर इट। सबसे पहले कुछ ऐसी बातें जो आपको जान लेनी चाहिए ताकि इस नॉवल के बारे में हमारी जो समझ है वो और बेहतर हो सके। इसके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, लेखक हैं, वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनको साहित्य सम्राट के नाम से जाना जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है, अपनी दूसरी नॉवल जिसका नाम है आनंद मठ। राजमोहन्स वाइफ बंकिम चंद्र चटर्जी की डेब्यू नॉवल थी, यानी ये उनकी फर्स्ट एवर नॉवल थी, पहली नॉवल थी। राजमोहन्स वाइफ को 1864 में पब्लिश किया गया और इस नॉवल का पब्लिकेशन सीरियल्स के थ्रू हुआ, यानी मैगजीन्स में पार्ट बाय पार्ट करके ये पब्लिश हुई। एज अ होल एक बुक की फॉर्म में इसको पब्लिश नहीं किया गया था। तो ये थी कुछ बातें जो हमें जाननी जरूरी थी। अब आइए कुछ कैरेक्टर्स को देख लेते हैं ताकि स्टोरी को समझने में हमारी हेल्प हो सके। सबसे पहले कैरेक्टर का नाम है मातंगिनी। जैसा आप नाम, हमारी नोवेल का नाम है राजमोहन्स वाइफ, तो जो इसमें राजमोहन की धर्मपत्नी है, उन धर्मपत्नी जी का नाम ही मातंगिनी है और ये हमारी नायिका है, इस नोवेल की हीरोइन है, प्रोटैगनिस्ट है। दूसरे कैरेक्टर है राजमोहन। राजमोहन कम पढ़े लिखे और थोड़ी पिछड़ी सोच के व्यक्ति हैं, पेशे से ये किसान हैं। अगले कैरेक्टर का नाम है माधव घोष, जो मातंगिनी के जीजाजी हैं। मातंगिनी और हिमांगिनी दो बहनें हैं और हिमांगिनी के हस्बैंड का नाम माधव घोष है। अगले कैरेक्टर का नाम है माथुर घोष। माथुर घोष माधव घोष के कजिन हैं। फिर है तारा, जो माथुर की वाइफ है। और नेक्स्ट कैरेक्टर का नाम है सुकीज मदर। सुकी की अम्मा मातंगिनी की हेल्प करती हैं और आपको खुद डिसाइड करना है बाद में कि ये इनकी दोस्त थी या दुश्मन थी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक 30 वर्षीय महिला के बारे में बताया जाता है जो दोपहर की नींद से जगी है और अपने आप को संवारती है ताकि पानी लाया जा सके। वह अपने बालों को ठीक करती है, कपड़ों को ठीक करती है और एक पास की झोपड़ी में जाती है जहां उस 30 वर्षीय महिला की एक दोस्त रहती है। इस 30 वर्षीय महिला का नाम है कनकमयी या कनक, जो अपनी दोस्त के पास जाती है जिसका नाम है मातंगिनी। मातंगिनी एक 18 साल की खूबसूरत महिला है जिसकी नई नई शादी हुई है। जैसे ही कनकमयी मातंगिनी के पास आती है और वो कहती है कि मातंगिनी चलो पानी लेने चलते हैं, तो मातंगिनी ये बात सुनते ही सीधे मना कर देती है और वो कहती है कि देखो कनक, तुम्हें पता है राजमोहन ने मुझे साफ साफ मना किया हुआ है कि मुझे इस घर की दहलीज से बाहर नहीं कदम एक रखना है, बाहर बिल्कुल नहीं जाना है और मेरे ऊपर ये प्रोहिबिशन है, मैं नहीं जा सकती। लेकिन कनकमयी बार बार बोलती है उसको कि चलो चलो चलो, पानी तो लेकर आ रहे हैं, जल्दी से वापस आ जाएंगे, और इस तरीके से करके मातंगिनी एट लास्ट एग्री कर जाती हैं। वो दोनों अपने अपने पानी के घड़े उठाती हैं और मधुमती, जो रिवर वहां की नदी है जिसका नाम मधुमती है, उस रिवर की तरफ वो चलना शुरू कर देती हैं। और इसी बीच एक हवा का झोंका आता है और मातंगिनी का जो घूंघट है, वेल, वो उड़ जाता है। तो माथुर माधव से पूछता है कि ये कौन है। तो माधव ने बताते हैं कि ये हमारी साली साहिबा है, ये मेरी पत्नी जो हेमांगिनी है उनकी बहन है, इनका नाम मातंगिनी है और ये राजमोहन की पत्नी है। खूबसूरती की वजह से माथुर अपने आप को मातंगिनी के लिए अट्रैक्टेड या इन्फैचुएटेड महसूस करता है। इन दोनों कैरेक्टर्स को जानने के घोष फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। घोष फैमिली में एक जमींदार साहब हुए जिनका नाम है बंशीवदन। उनके 3 बेटे थे, रमाकांत, रमकनई और रामगोपाल। रमाकांत जो बड़े बेटे हैं, उनसे रमाकांत का जो पुत्र हुआ उनका नाम है माथुर। रमकनई के बेटे का नाम है माधव और रामगोपाल को कोई भी बच्चा नहीं हुआ था, कोई संतान उनकी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति माधव के नाम कर दी थी। मातंगिनी अपनी बहन हिमांगिनी के पास आती है और वो कहती है कि माधव को बोलो और कि राजमोहन को थोड़ा काम दे ताकि हमारा गुजारा भी अच्छे से चल सके। माधव राजमोहन को बुलाता है, पूछता है कि तुम क्या काम कर सकते हो, तो वो बताता है कि मैं खेती बाड़ी कर सकता हूँ। माधव उनको थोड़ी ज़मीन देता है रहने के लिए और खेती करने के लिए। अब वहाँ पर वो अपनी झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर देते हैं और पास में ही खेती करके अपना गुजारा करते हैं। तो ये थी पूरी कहानी। अब वापस से हम आते हैं प्रेजेंट में। तो जैसा मातंगिनी स्टार्टिंग में ही कह रही थी कनक से कि देखो तुम्हें पता है राजमोहन की सोच थोड़ी ठीक नहीं है, वो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा मुझे कि मैं घर के बाहर कदम भी रखूं, और तुम चली जाओ अकेले पानी लेने, मुझे अपने साथ मत लेके जाओ। लेकिन कनकमयी मानती नहीं है और अब मातंगिनी पानी लेकर वापस आती है और घर में बैठा है राजमोहन, आंखें लाल किए। पूरा गुस्सा है वो कि मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर के बाहर एक कदम रखने की।
वो जैसे ही मातंगनी को देखता है मटका तोड़ देता है, पानी सारा खराब हो जाता है, वहां पर अपशब्द बोलता है और मातंगनी के साथ मार पिटाई करता है। मातंगनी रोती बिलखती अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। उस रात खाना नहीं खाती है और रोती बिलखती वो अपनी बचपन की यादों के बारे में सोचती है कि वो कितनी खुश रहा करती जब वो छोटी बच्ची थी। इस तरीके से आधी रात हो जाती है। आधी रात में मातंगनी को कोई आवाज सुनाई देती है और ये आवाज थी किसी षड्यंत्र की। राजमोहन, सरदार और भीखू, ये तीन जन मिलकर कोई षड्यंत्र बना रहे थे। सरदार और भीखू डाकू हैं। राजमोहन इन दोनों डाकुओं के साथ मिलकर, सरदार और भीखू के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र बना रहा है और वो षड्यंत्र है कि हम कैसे राम गोपाल की वो विल, वो वसीयत अपने हाथ में, अपने कब्जे में करें जो राम गोपाल ने माधव को दे रखी है। तो इनका प्लान है कि हम माधव पर अटैक करेंगे और उससे वो विल हासिल कर लेंगे। अब जैसे ही मातंगनी को पता चलता है कि ये माधव पर अटैक करने वाले हैं और उससे वो विल लेने वाले हैं, वसीयत अपने कब्जे में करने वाले हैं, ये एकदम से शॉक्ड रह जाती है। अब वो आधी रात में जंगल के बीचों बीच भागती हुई माधव के घर की तरफ भागती है। वो माधव के घर में पहुंच जाती है और उसको सारी बातें बताती है कि तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाला है और अपने आप को अगर बचाना है तो थोड़े चौकन्ने हो जाओ। जैसे ही माधव को ये चीजें पता चलती है वो अपने गार्ड्स को अलर्ट करता है। गार्ड्स को अलर्ट करने के बाद वो गार्ड्स जो थे वो तेज तेज वहां पे चिल्लाना शुरू करते हैं। इधर से सरदार भीखू और राजमोहन जब उसके घर पे अटैक करने वाले थे तो वो सुनते हैं कि जो गार्ड्स हैं वो चिल्ला रहे हैं, वो चौकन्ने हैं और वो अपने इस प्लान में फेल हो जाते हैं। मातंगनी और माधव के बीच में कुछ बातचीत होती है जो बंकिम चंद्र चटर्जी हमें बताते हैं। मातंगनी माधव से अपने प्यार का इजहार करती है और वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं प्यार तब से करती हूँ जब तुम्हारा रिश्ता हिमांगिनी के लिए आया था। ये सारी बातें सुनने के बाद माधव की आंखों में आंसू हैं और ये आंसू शायद इस बात का सिंबल है कि कहीं ना कहीं माधव के मन में भी मितांगनी के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन अभी हालात कुछ ऐसे हैं कि कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए माधव कुछ नहीं कहता है और मातंगनी सिसकती हुई वहां से अपने घर की तरफ चलना शुरू करती है। अब वो जैसे ही घर पे जाती है वहां पे फिर से राजमोहन बैठा उसका इंतजार कर रहा है। राजमोहन को भी कहीं ना कहीं अंदाजा लग गया था कि जो हमारा प्लान फेल हुआ है वो मातंगनी की वजह से हुआ है। इसलिए वो जैसे ही मातंगनी घर पे आती है उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है और वो मातंगनी को चाकू से मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से डाकू सरदार और भीखू आ जाते हैं और वो तीनों आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं कि ये जो हमारा प्लान फेल हुआ है, माधव से जो हम वसीयत हासिल नहीं कर पाए, ये सिर्फ और सिर्फ राजमोहन तुम्हारी वजह से हुआ है। और वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मातंगनी वहां से निकल जाती है, अपने आप को बचाती हुई उस घर से बाहर चली जाती है। अब वो जैसे तैसे करके कनक के घर पहुंचती है और कनक से कहती है कि कनक ऐसे ऐसे सब कुछ हो चुका है और मुझे आज रात के लिए शेल्टर चाहिए, ठिकाना चाहिए, मुझे अपने घर पे सुला लो। कनक समझदार औरत है, वो कहती है कि तुम्हारा यहाँ पे रहना सही नहीं होगा क्योंकि राजमोहन सीधे यहाँ पर ही आएगा और वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। और वो ऐसा बोल के मातंगनी को ले जाती है सूकी की अम्मा के पास, सूकीज मदर। सूकीज मदर कहती है कि अच्छा ये बात है तो चलो मैं तुम्हें इसका हल देती हूँ और हम सब चलते हैं माथुर जी के घर। अब सूकी उसके घर पे जाती है, माथुर के घर पे जाती है और वहां पे मिलती हैं उनकी पहली पत्नी जिनका नाम है तारा। तारा एग्री करती हैं कि चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इतनी परेशानी में है मातंगनी तो हम आज रात के लिए यहाँ पे इसको अलाउ कर सकते हैं। और इसी बीच आ जाती हैं चंपक जो माथुर की दूसरी बीवी हैं। वो जैसे ही मातंगनी को देखती हैं, उनकी ब्यूटी को देखती हैं, तो वो साफ साफ मना करती है कि हम ऐसे किसी को भी आधी रात में अपने घर पे रखने के लिए परमिट नहीं कर सकते। चंपक, तारा, सूकी की अम्मा और मातंगनी ये चारों माथुर से मिलती हैं, माथुर को सारी बातें बताती हैं और माथुर इस चीज़ के लिए मान जाते हैं कि चलो आज की रात हम इनको यहाँ पे ठहरने देते हैं। उनके घर रुकती है। अगली सुबह राजमोहन आता है और वो मातंगनी से कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब घर पे चलो। और वो रास्ते में आती हुई उसको सूकी की अम्मा नजर आती हैं। सूकी की अम्मा, तुम मातंगनी को लेकर घर जाओ, मैं अभी आ। इसी बीच सरदार भीखू फिर से आते हैं और राजमोहन के साथ मिलकर फिर से प्लान बनाते हैं कि हमें कैसे भी करके वो वसीयत अपने कब्जे में करनी पड़ेगी। और वो तीनों चल पड़ते हैं माधव के घर की तरफ, उसको किडनैप कर लेते हैं और उसको ले जाते हैं एक गोडाउन में। एक सीक्रेट जगह है और वहां पे बार बार वो माधव से पूछते हैं कि वो विल कहाँ है, वो वसीयत कहाँ है, उसको हमारे हवाले कर दो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वो वसीयत हमें दे दो। अब माधव जो है वो काफी इंटेलिजेंट है, वो समझ नहीं पा रहा था कि राजमोहन, सरदार और भीखू, इनको राम गोपाल की वसीयत का करना क्या है।
इसलिए वो खूब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और वो समझ जाता है कि इसमें बेनिफिट इन तीनों का नहीं है बल्कि किसी और का बेनिफिट है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, और वो बेनिफिट है माथुर का। माथुर कैसे भी करके वो वसीयत अपने कब्जे में करना चाहता है और राम गोपाल की सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। और राजमोहन, सरदार और भिखू को वो लालच देता है कि मैं सो एंड सो अमाउंट या सो एंड सो शेयर आप लोगों को दूंगा और आपको मेरी हेल्प करनी है। तो ये सारा षड्यंत्र, सारी प्लानिंग माधव समझ जाता है। इसी बीच राजमोहन, सरदार, भिखू और माधव को किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुन के राजमोहन, सरदार, भिखू वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ से तारा आती है और वो माधव को आजाद करवा देती है। तारा माधव को कैसे जानती है? तारा और माधव बचपन के दोस्त हैं और वो उसकी रस्सियां खोलती हैं, उसको आजाद करा देती हैं। लेकिन वो जो आवाज सुनकर राजमोहन, सरदार और भिखू भागे थे, वो तारा की आवाज नहीं थी। तो किसकी आवाज थी वो? उस आवाज को सुनते हुए तारा और माधव उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं। वो आवाज वहीं गोडाउन में बने किसी अंधेरे कमरे से आ रही थी। उस अंधेरे कमरे में थी मातांगनी। मातांगनी वहां पर बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में है, रस्सियों से बंधी हुई है, भूखी है, प्यासी है। और वो जैसे ही तारा और माधव की हेल्प से अपने आप को आज़ाद कराती है, वो उनको सारी चीज़ें बताती है कि कैसे क्या क्या हुआ, कैसे सुकी की अम्मा ने मुझे मदद का लालच देकर मुझे वो बहला फुसला कर यहाँ पे लेकर आई और यहाँ पे मुझे बंद कर दिया, कैसे माथुर ने मुझे फिजिकली असोल्ट करने की कोशिश की, और वो ये तमाम चीज़ें बताती है। अब ये सारी चीज़ें आसपास के पूरे गांव में, पूरे शहर भर में फैल जाती हैं। पुलिस तक भी ये बात पहुंच जाती है। अब सरदार और भिखू सक्सेसफुली भाग जाते हैं, पुलिस के चंगुल में नहीं आ पाते। राजमोहन उतना लक्की नहीं था, वो फंस जाता है। पुलिस उसको पकड़ लेती है। अब एक आयरिश मजिस्ट्रेट साहब आते हैं कि चलो भाई माथुर, जो जो तुमने षड्यंत्र किया है और जो जो ये फिजिकली असोल्ट करने की कोशिश की है, इसके लिए हम पकड़ने आए हैं। लेकिन वो जैसे ही माथुर के घर पहुंचते हैं और पास में ही बने गोडाउन में जाते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि माथुर ने अपने आप को फांसी लगाकर मार दिया है। नॉवल के आखिरी भाग में नैरेटर हमें बताते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद अब मातांगनी ने फैसला कर लिया था कि वो राजमोहन के साथ नहीं रहेगी। वो राजमोहन के घर को छोड़कर अपने घर चली जाती है और कुछ टाइम के बाद कम उम्र में ही उसकी भी मृत्यु हो जाती है, वो भी मर जाती है। और इसी ट्रेजिक एंड के साथ राजमोहन वाइफ ये नॉवल खत्म होती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इस नॉवल का कंप्लीट टाइटल है राजमोहन वाइफ अ नॉवल। देखिए, काफी एग्जाम्स में सबटाइटल्स पूछे जाते हैं, तो इसका सबटाइटल है अ नॉवल, जो कॉलन के बाद लिखा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। देन इट वाज रिटन इन 1864 और ये पहली नॉवल है जो इंग्लिश में लिखी गई इंडिया में। इंडिया में लिखी पहली इंग्लिश नॉवल कौन सी है? राजमोहन वाइफ, विच वाज पब्लिश्ड इन 1864। ये किस मैगजीन में सीरियली पब्लिश्ड हुई? इंडियन फील्ड। उस मैगजीन का नाम क्या है? इंडियन फील्ड। इसको एडिट किसने किया? किशोर चंद्र मित्र ने। नैरेटर कौन है? आपको पता है कि जो नैरेशन, नैरेटिव टेक्निक्स हैं नॉवेल्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनके जो नैरेटर है वो थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट है। थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट का मतलब वो सब कुछ जानते हैं, कैरेक्टर की हिस्ट्री भी, उसके प्रेजेंट के बारे में भी, पास्ट के बारे में भी, और उनको सब कुछ पता होता है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसलिए उनको ओमनिशिएंट बोला जाता है। तो नैरेटर है थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट। इसका स्ट्रक्चर नोवेला है जिसमें 124 पेजेस है। एक नॉवल में जनरली 200 पेजेस होते हैं। 200 पेजेस से अगर कम पेजेस हैं तो वो नोवेला मानी जाती है। देन सेटिंग की अगर हम बात करें तो इसकी जो सेटिंग है, जो प्लेस है जहां पे इसको सेट किया गया है, स्टोरी को सेट किया गया है, वो है राधागंज विलेज, बंगाल में। ऑफिसर कौन थे जो माथुर को अरेस्ट करने के लिए आए? तो वो आयरिश मजिस्ट्रेट थे। और रिवर कौन सी थी जो इस कहानी में, इस नॉवल के अंदर मेंशन की गई है? उस रिवर का नाम है मधुमती रिवर। आई होप आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये डिफरेंट एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाले हैं। एंड नाउ आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड कि आप मास्टरी लर्निंग लिटरेचर की इस जर्नी में हमारे लर्निंग पार्टनर्स बने। अब आपके लिए है 2 काम, जिसमें है 1 मिनट्स क्विक रिकैप। आंखें बंद कीजिए और जल्दी से स्टोरी लाइन को अपने दिमाग में दोहराइए, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और जितने हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम पॉइंट्स बताए हैं, उन सबको अकोमोडेट करते हुए स्टोरी लाइन को रिकैप कीजिए क्विकली। जहां पे भी, जिस भी पार्ट में आपको परेशानी आ रही है, अभी क्विकली इस वीडियो को रिवाइंड करके उस चीज को देखिए, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कर सकें। दूसरा काम है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में कोई भी वैल्यू एनरिचमेंट की है, तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोस के लिए, उनकी नोटिफिकेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।